झारखंड भी है, उसमें दूर दराज के सुदूर राज्य भी है, जहां विकास के बारे में, जहां ट्राइबल एरिया के बारे में बहुत सारे सवाल उठते हैं। नेशनल एवरेज 7.6% और देश की राजधानी की जीडीपी ग्रोथ की एवरेज 7.4% थी। ये उन लोगों का हाल है जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और बहुत सक्षम बताते थे। कोई बात नहीं, थोड़ा बार बार बात आती है कि ठीक है, मैंने जैसा पहले कहा, आप अपने को बहुत ज्ञानी समझिए, दूसरे को कमतर आंकने से आपके ज्ञान की बात होती है तो इसलिए छोड़ देते हैं। तलविंदर जी, इन बातों में क्या रखा है? माननीय अध्यक्ष जी, इकोनॉमी की बात होती है। देश की राजधानी में आम आदमी पार्टी आपदा सरकार के आने से पहले राज्य के टोटल एक्सपेंडिचर में से औसतन, गौर करिएगा माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका इस ओर ध्यान चाहता हूं, देश की राजधानी में आपदा सरकार के आने से पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राज्य के टोटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा केवल 58.27% होता था। पिछले 10 सालों में आपदा सरकार ने उसे बढ़ाकर 77.63% कर दिया। टोटल एक्सपेंडिचर में किसी राज्य के बढ़ने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बड़ा हिस्सा होता है। आपदा सरकार के आने से पहले वो इंपॉर्टेंट रोल 41.73% टोटल एक्सपेंडिचर होता था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसे घटाकर इस सरकार ने 10 साल में 22.37% कर दिया। इसलिए दिल्ली में सड़कों पर गड्ढे मिले, सीवर बहते मिले, बहता हुआ पानी मिला। रोजगार की बात हो रही थी, बार बार बात कर रहे थे, रोजगार रोजगार रोजगार। हमारे पार्टी का संकल्प पत्र लेकर खड़े हुए थे। संकल्प पत्र तो 70 सूत्रीय एजेंडा मैं भी लेके पढ़ा सकता हूं माननीय अध्यक्ष जी। 2015 में 70 सूत्रीय एजेंडा लेकर आए थे। लास्ट माइल कनेक्टिविटी देंगे, 20 कॉलेज खोलेंगे। कहते थे अरे कॉलेज खोलना क्या मुश्किल बात है, गांव में जाएंगे, झोली फैलाएंगे, जमीन मिल जाएगी। 20 कॉलेज खोलने की बात थी, 500 स्कूल खोलने की बात थी। लोगों ने घर के ऊपर झाड़ू खड़ा कर दिया, शायद इसी से वाईफाई के फ्री सिग्नल आने शुरू हो जाएंगे। मगर मैं उस ओर जाना ही नहीं चाहता हूं। मैं अपनी उपलब्धि, जैसा मेरी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की दीदी रेखा ने कहा कि हम आरोप नहीं लगाएंगे, हम काम करके दिखाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने इस बजट में एसेट क्रिएशन और प्रोडक्टिव एसेट्स को खड़ा करने के लिए काम किया है। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 15,000 करोड़ से बढ़ाकर 28,000 करोड़ यानी लगभग 86% की वृद्धि की है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लोग रोजगार की बात कर रहे थे। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम अनपढ़ लोग हैं। हम अनपढ़ ही सही, मगर हमारी समझ कहती है और इकोनॉमिस्ट की भी समझ कहती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने से रियल एसेट्स बढ़ते हैं, सड़क बढ़ती है, बस आती है, और जिस सेक्टर में सरकार पैसा लगाती है उस सेक्टर में बुलिश एटमॉस्फेयर बनता है। व्यापारी उस वर्ग सेक्टर में पैसा लगाता है, रोजगार का सृजन होता है। रोजगार का सृजन आपके समय में 8 लाख नौकरी देने की, तब आपका ध्यान साहब 70 सूत्री एजेंडा के हिस्सा नहीं थे, 8 लाख नौकरी देने की बात की थी। हमें तो अभी 33 दिन में हमारे एजेंडे को पढ़ रहे हैं। अच्छा होता जिन लोगों ने हमारी सरकार के, दीदी रेखा के इस बजट पर टिप्पणी करते समय हमसे रोजगार की बात की, वो देख के आते 70 सूत्री एजेंडा में केवल 8 लाख नौकरी देने की बात की गई थी। हाँ, हम देंगे, मैं आपको बताऊंगा, सब बताऊंगा। अरे सुनिए, तुमने तो गिरा डाली एक लम्हे में इमारत, तुमने तो गिरा डाली एक लम्हे में इमारत, अरसे लगेंगे अब हमें ये मलबा हटाने। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अध्यक्ष जी ये कहना चाहता हूं, ये बजट का सत्र राज्य के नागरिकों का सत्र होता है। इस सत्र में पूरी कोशिश होनी चाहिए कि विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर डेलिब्रेट करें।
हमारे बजट के प्रपोजल्स पर गुणवत्तापरक टिप्पणी करें। पॉलिटिकल ब्राउनीज स्कोर करने की जगह हम डेलिबरेट करें कि कैसे इन बजट प्रपोजल्स में से हम दिल्ली की जनता के लिए बेहतर करना चाहते हैं। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है, कहा तो ये जाता है, आदरणीय गोपाल राय जी यहां कह रहे थे कि मर्यादा रखिए, मगर अटल जी कहते थे छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता। छोटी बातों से बहुत दुर्भाग्य था। मैं देख रहा था, इसी में लिखा है द एजुकेशन बजट हैज फॉलन बिलो 20%। नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष का दायित्व था हमारे साथ डेलिबरेट करते, अपने प्रपोजल्स देते, जहां आपको आवश्यकता थी कट मोशन लाते, हम डेलिबरेट करके बजट को और बेहतर दिल्ली की जनता के लिए करते। मगर छोटेपन की पराकाष्ठा देखिए। सबसे पहले ऐसे बात की जा रही है जैसे इस सरकार ने कोई अपराध कर दिया हो। बजट नाम का शब्द संविधान में नहीं है। किताब आप भी जेब में लेकर घूम रहे थे लोकसभा का चुनाव लड़ते समय। संविधान की धारा 202 आर्टिकल 202 ये कहता है, माननीय अध्यक्ष जी, संविधान की आर्टिकल 202 कहता है इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट भी नहीं है साहब। और ये संविधान जिस किताब को लेकर गले में आप सब राजनीति कर रहे थे, इसमें कोई जिक्र नहीं है। एक सेकंड सुनो भाई, सुनो देखो, सुनो कुलदीप भाई, सुनो, अरे सुनो कुलदीप भाई, मेरे को पता थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा सुनने में कष्ट होगा। मैं बहुत नम्र भाषा में बोल रहा हूं। 202 आर्टिकल 202 कहता है इकोनॉमिक सर्वे नाम की उसमें कोई चीज नहीं है। यह संविधान की स्थिति है। सुनिए मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं प्रेसिडेंट के कारण ये चीजें थी। पहली बात ये समझनी चाहिए, मैंने जिस निराशाजनक माहौल का जिक्र किया आपसे, जिस निराशाजनक माहौल से दिल्ली की जनता, देश की राजधानी की जनता जहां पर खड़ी हुई, जहां मेरे नाली ठीक हो जाए, मेरे दरवाजे पे 2 ईंट लग जाए, खड़ंजा लग जाए, वहां से शुरू हुआ। और आप अपेक्षा करते हैं वो दिल्ली की जनता को बताए बिना हम झूठे सच्चे कागजात को लेके इकोनॉमिक सर्वे के नाम पर बता दें। और प्रेसिडेंट की बात करते हुए वो लोग अच्छे लगते हैं जिन्होंने किसी प्रेसिडेंट का पालन किया हो। आप वो लोग हैं जिन्होंने 5-5 साल तक सत्ता अवसान नहीं किया। जब प्रधानमंत्री जी को गाली देने की इच्छा हुई, आके खड़े हो गए। इस प्रेसिडेंट वाले आज उम्मीद करते हैं प्रेसिडेंट की, ये प्रेसिडेंट आज उम्मीद करते हैं प्रेसिडेंट की। इसलिए मैं ऑन रिकॉर्ड दिल्ली की जनता के सामने बताना चाहता हूं, मीडिया के मेरे बंधुओं के माध्यम से बताना चाहता हूं, इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करने की बाध्यता संविधान भी नहीं देता है। इसलिए केवल और केवल अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए, जैसे कैसे फेलियर्स को छुपाने के लिए, एक मित्र यहां बोल रहे थे पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट थोड़ी ना आया। जब 70,000 का आया था वो भी पहली बार आया था, जब 65,000 का आया था वो भी पहली बार आया था। मान्यवर, वो 70,000 और 65,000 का बजट आप केवल नरेंद्र मोदी जी की कृपा से ला पाए थे। क्योंकि मैं बताता हूं, अरे अभी कपड़े अभी सब उतार के दिखाता हूं, अभी बताता हूं, आपको पता नहीं, अभी बताता हूं। सुनिए कैसे इस राज्य में, माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी, ये जो बजट के बड़े साइजेस की बात हो रही है, 2018-19 में 4,182 करोड़, 19-20 में 7,436, 20-21 में 11,396, 21-22 में 12,668, 22-23 में 12,817, 23-24 में 1,137 और 24-25 में 363, यानी 50,118 करोड़ रुपए जीएसटी कंपोजिशन के नाम, कंपनसेशन के नाम पर राज्य ने आपको दिए, इसलिए आप कर पाए। जीएसटी कंपनसेशन आपका नहीं था। सुनिए, आप ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जीएसटी कंपनसेशन आपका नहीं था। वो उन राज्यों को जीएसटी नहीं आएगा ये मानकर जीएसटी कंपनसेशन राज्यों को दिया गया था। जीएसटी आने के बाद राज्य सरकार ने आपको दिया, और जब 18 के बाद जीएसटी आना बंद हो गया, ये 2023 के बाद जीएसटी का
23-24 में जीएसटी का कंपनसेशन गिर गया तो बजट 2000 करोड़ इनका घट गया। ये है परिस्थिति इनकी। सब राज्यों के लिए था ना, तो आप उसी के कारण थे। इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ये बयान दिया उन्होंने, छोटेपन की पराकाष्ठा देखिए कि एजुकेशन में पैसा घटा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। 19,291 करोड़ रुपए ज्यादा होते हैं या 16,396 करोड़ रुपए? आप ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बता दीजिए। हाँ, परसेंटेज में। हाँ, अच्छा, अब हाँ ठीक है, मेरे को पता था। हाँ, मुझे पता था। कृपया समय की सीमा परसेंटेज पूरा करने दीजिए उनको। माननीय अध्यक्ष जी, 2021 में 15,383 करोड़ रुपए शिक्षा के बजट के लिए तैयार रखे गए। रिवाइज्ड एस्टीमेट में घटा के 12,271 कर दिए। खर्च हुए 10,783। शिक्षा की क्रांति के जनक थे ये लोग। शिक्षा पे बहुत, और ये समझने की जरूरत है, शिक्षा पे किए हुए मद में 98 बड़ा हिस्सा सैलरी से ही होता है। 21-22 में 115,904 खर्च हुए, 13,149। ज्यादा बात नहीं करता, समय कम है। 24-25 में आज हमें बता रहे हैं 16,395 करोड़ रुपए का बजटरी प्रपोजल हुआ। आज तक 13,986 करोड़ कम खर्च हुए। 2,000 करोड़ रुपए इन्होंने शिक्षा पे कम खर्च किए। और सुनिए, हमें ये कहने के लिए एक बात करते हैं, हाँ, एक बिल्डिंग बन जाए तो आती सीधी और अरविंद केजरीवाल जी की फोटो, बिचारी मुख्यमंत्री की इतनी सी, अरविंद केजरीवाल की इतनी बड़ी ना हो, तो इन विचारों पे दोष दे दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए ना, आपने बहुत बड़े काम किए, शिक्षा पर एक्सपेंडिचर में। सुनिए, मणिपुर बहुत कहते थे माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, मणिपुर कहते थे। दिल्ली की ग्रॉस जीएसडीपी के अनुसार दिल्ली केवल 1.5% शिक्षा पर खर्च करती है। मणिपुर जैसा राज्य 7.7% खर्च करता है, आपसे छोटा राज्य है। ये आपकी 13 लाख करोड़ है आज की डेट में जीएसडीपी, और फिर मणिपुर की कितनी है, जाओ देखो। हाँ, और सुनिए, कितनी बातें सुनाऊं, सुनिए। ये शिक्षा की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, दीदी रेखा ने जब ईडब्ल्यूएस, दिल्ली की दीदी रेखा ने जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एडमिशन की बात आई, 32,000 बच्चों, 38,000 बच्चों की ट्रांसपेरेंटली एडमिशन कराने की बात की। कैमरे के सामने, टीवी कैमरे के सामने एडमिशन हुए। मगर अध्यक्ष जी, हैरानी तब होती है, गरीबों के मसीहा बनने वाली ये सरकार, और ये लोग यहां बैठकर जब ताली बजाते हैं गरीबों के मसीहा के नाम पर। 115 करोड़ रुपए ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के नाम पर जो स्कूलों को देने थे, ये सरकार देके नहीं गई। इसलिए गरीब बच्चों को वो स्कूल बार अपने स्कूलों से बाहर निकालते। 115 करोड़ रुपए इन्होंने उन स्कूलों को नहीं दिए, इसका खामियाजा। और सुनिए साहब, लिखिएगा, ज्यादा लिखिए। ये अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि हम सांप्रदायिक हैं, ये बहुत बड़े शिक्षा क्रांति के जनक हैं। सुनिए, नोट करिए, वेरीफाई कर लीजिएगा। माननीय अध्यक्ष जी, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली में, 48 स्कूल है वहां, और उस 48 स्कूल में 1,32,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। यानी लगभग 2,500 विद्यार्थी एक स्कूल में पढ़ते हैं, और उन माइनॉरिटी की गरीब बेटियों को 6-6, 7-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। 1,32,000 बच्चे 48 स्कूलों में। ये है इनका। इस कनॉट प्लेस और लुटियन दिल्ली के आसपास 2 स्कूल चमका दिए और ले जा उस पर दिखाएं। कहते परपड़गंज में स्विमिंग पूल बना दिया। अरे आज भी वो स्कूल यहां जिंदा है। 1981 से दिल्ली के स्कूलों में
स्विमिंग पूल है, रजौरी गार्डन के स्कूल में जाकर देखो, आज भी स्कूल स्विमिंग पूल है। एक स्विमिंग पूल बना के शिक्षा क्रांति के जनक, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, शुक्र है हंसी बाजार में नहीं बिकती, शुक्र है हंसी बाजार में नहीं बिकती, वरना लोग गरीबों से वो भी छीन लेते। शुक्र है हंसी बाजार में नहीं बिकती, वरना ये गरीबों से वो भी छीन लेते। कहते हैं हैप्पीनेस करिकुलम थी, 4 करोड़ रुपए खर्च किए, विज्ञापन पे पता कितने खर्च हुए? दीदी रेखा ने जब कहा 3/4 खर्च आप वहां दे देते थे, 20 करोड़ 87 लाख हैप्पीनेस करिकुलम के प्रचार पे खर्च हुए। देशभक्ति करिकुलम, अरे देशभक्ति करिकुलम 49 लाख रुपए खर्च हुए, एडवर्टाइजमेंट पर खर्च हुए 11 करोड़ 54 लाख रुपए, 11 करोड़ 54 लाख। जनाब, एक क्लास आप भी अटेंड कर लेते देशभक्ति करिकुलम की, तो थोड़ी देशभक्ति में खर्चा थोड़ा रेशनलाइज हो जाता, शायद कुछ देशभक्ति आप लोग भी सीख जाते। शिक्षा क्रांति लाने और सपनों का स्कूल बनाने का दावा करने वाले आप सरकार के, बड़ी मजे की बात है माननीय अध्यक्ष जी, सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बड़ी मजे की बात है, शिक्षा क्रांति और सपनों का स्कूल बनाने वाली ये सरकार ने टॉयलेट और स्टोर की गिनती भी क्लासरूम में करी है आज तक। एक दिन तुम्हारे कर्म तुमसे मिलने आएंगे, बस उस दिन तुम हैरान ना होना। एक दिन तुम्हारे कर्म तुमसे मिलने आएंगे, उस दिन तुम हैरान ना होना। ये दीदी रेखा की, ये दिल्ली की दीदी रेखा की सरकार है जो आने वाले दिनों में पीडब्ल्यूडी के इस चलन को बंद कर देगी कि कॉरिडोर, बाथरूम, स्टोर रूम सबको कमरों के रूप में गिन दो, और 20,000 कमरे जो आप दिखाते हैं समकक्ष कमरों के रूप में, शिक्षा क्रांति के रूप में 20,000 समकक्ष कमरे, उसमें से केवल 7,000 क्लासरूम है, उसमें से केवल 7,000, उसमें से केवल 7,000। दरअसल माननीय अध्यक्ष जी, हर व्यक्ति, चाहे वो एस्ट्रोनॉट हो, चाहे वो ई रिक्शा चलाने वाला हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे जीवन में जो अभाव मैंने झेले, जो कमी मैंने देखी, जो मुझे नहीं मिला, वो मेरे बच्चों को मिले। चार्ल्स शोबराज की तरह क्रिमिनल साइके से आप लोगों ने उन लोगों के विश्वास को छला है। ये साइके, एक व्यक्ति जो चाहता था कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़े, उसको ये झूठ बोल बोलकर इस तरीके से आपने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करके केवल अपनी ब्रांडिंग की ओर ध्यान देने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा के मद में अनुदान का खर्च प्रदेश के शैक्षिक स्तर के उत्थान के लिए किया जाएगा। अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, सपने वो नहीं होते हम जो सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। सभापति महोदय, मेरा सपना है नेता सदन दिल्ली की दीदी रेखा ने जो शिक्षा के क्षेत्र के लिए प्रस्ताव रखे हैं, उनको पूर्ण ईमानदारी के साथ क्रियान्वित करना, ये हमारा सपना है। और इसी में सीएम श्री स्कूल, 60 सीएम श्री स्कूल 100 करोड़ रुपए के बजट से हम लागू करेंगे। स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इनोवेटिव पेडागोजी होगी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉड्यूल होगा। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, मैं पूरे सदन को यह विश्वास दिलाता हूं, सभापति महोदय, इन स्कूलों के निर्माण में कोई टॉयलेट और क्लासरूम जैसा घोटाला हम नहीं होने देंगे, कोई टॉयलेट और क्लासरूम घोटाला नहीं होगा। इन्हीं स्कूलों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के हिसाब पे स्कूल चलेंगे। मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी होंगी, AR VR लैब्स बनाई जाएंगी, ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट एजुकेशन होंगे, और बहुत लंबी फहरिस्त है, मगर समय का अभाव है, इसलिए मैं केवल इतना आपको और जोड़ना चाहूंगा। मिशन नीव से लेकर डॉक्टर अब्दुल कलाम लैब्स और नो बैग डे वाली एजुकेशन को हम इस देश में, इस राज्य में लागू करेंगे। नो बैग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कंपोनेंट है, एक दिन नो बैग डे होना चाहिए, जिस दिन इन स्कीम्स को लागू करने का हम काम करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी एजुकेशन की।
दिल्ली के स्कूलों के कंप्यूटर लैब्स को आज तक पिछले सालों में किसी ने देखा ही नहीं, दुर्दशा की हालत में है। इतने पुराने कंप्यूटर्स हैं। वो बच्चे जो यहाँ से निकल कर जा रहे हैं उनके लिए 175 कंप्यूटर लैब्स करने के साथ साथ हम अपने कार्यकाल में 7000 स्मार्ट क्लासरूम। अध्यक्ष जी, आपको जानकर हैरानी होगी, जो मैंने जैसा कहा लुटियन दिल्ली के आसपास कुछ खेल हो जाता है क्योंकि एक इकोसिस्टम काम कर रहा है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। भाई साहब, कुल 206 स्कूल में 10 साल में, कुल 206 स्कूल में 10 साल में आप 799 स्मार्ट बोर्ड लगा पाए हो। 206 स्कूल में 799, 206 स्कूल में 799। और दिल्ली की मुख्यमंत्री दीदी रेखा ने 2000 क्लासरूम्स को पहले चरण में 100 करोड़ से कन्वर्ट करके दिल्ली के बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम देने की बात कही है अपने बजट में। सभापति महोदय, दिल्ली के 12 कॉलेज हैं दिल्ली सरकार के। 10 वर्षों से इन कॉलेजों के शिक्षकों ने, कर्मचारियों ने काली दिवाली मनाई है, मगर उनकी दिवाली काली थी। आप सब लोग एबीपी न्यूज के यहाँ जाकर पैसे देकर दिवाली मनाने का डायरेक्ट टेलीकास्ट दिखाते थे। पता नहीं कैसे आप लोगों का दिल मान जाता था उन लोगों की दिवाली काली करके अपनी दिवाली मनाने के लिए। इसीलिए तो मैं कहता हूं, एक दिन आएंगे कर्म सामने, बस उस दिन हैरान ना होना। टाइम हो गया जी, बस मैं 2-4 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा जी। मेरे को, अरे घंटी नहीं, मेरा बड़ा भाई घंटा बैठा है यहाँ, ये किसी को भी कुछ कह सकते हैं, तलविंदर मारवाड़ी। और अध्यक्ष जी, इस दिल्ली में रहने वाले आपके, हमारे एज ग्रुप और हमसे बड़े लोगों ने जिसने भी एजुकेशन की बात की होगी, पूसा पॉलिटेक्निक उसके जहन में हमेशा रहा होगा। 1965 से चल रहा है पूसा पॉलिटेक्निक। देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में उदासीनता की हद देखिए। 3 साल से बिल्डिंग डेंजरस है, बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। ये मैं बार बार मर्यादा, मैं उस ओर जाना नहीं चाहता था, मगर अध्यक्ष जी मर्यादा की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी एक टीवी शो में गई, किसी भी स्वभाव से मेरे से बोलते हुए आपसे कोई भी फंबल कर जाता है, कोई भी फंबल कर जाता है। एक स्तरहीनता की पराकाष्ठा वीडियो आम आदमी पार्टी के हैंडल से, इनके नेताओं के हैंडल से 8वीं पास मुख्यमंत्री जी को करके इन्होंने वीडियो बनाए और ये मर्यादा की बात करते हैं। आप भी फंबल कर सकते हैं। उसी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष दिल्ली की मुख्यमंत्री दीदी रेखा ने उस पूसा इंस्टीट्यूट को, पूसा पॉलिटेक्निक को जिंदा करने के लिए 20.65 करोड़ रुपए दिए, जिनको इनके हैंडलों से, यहां मर्यादा की बातें करना बहुत आसान है, मर्यादा परक आचरण करना कठिन है। एक टीवी चैनल पर एक शब्द बोलने में फंबल हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री, और इन्होंने 8वीं फेल बता के वीडियो चलाए। छोड़िए, पावर सेक्टर की बात है। पावर सेक्टर में बार बार कहते हैं कि हाँ भाई आपने तो हमारी योजनाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हमारी योजनाओं को चला रहे हैं। अरे भाई साहब, आप कोई अपने घर से दे रहे थे क्या कुछ? केजरीवाल जी अपनी उस नानी जी के घर से थोड़ी ना लाए थे पैसा देने के लिए। दिल्ली की टैक्स पेयर का पैसा है, दिल्ली को पहले से जा रहा था उससे बेहतर करके दे रहे हैं। आपने खजाने खाली करके गए, आप नहीं दे पाए, उसके बाद 20% पर ले आए आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को, हम उसको 86% बढ़ाकर वो स्कीम भी दे रहे हैं। और दिल्ली को तारों से मुक्त करने का हम बिजली के विभाग के साथ कार्यक्रम भी लेके आए। और तो और आपने तो 2000 रुपए सब्सिडी देकर दिल्ली के ग्रीन बजट ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। हमने उसके साथ साथ भारत सरकार 78,000 रुपए 3 किलोवाट तक सब्सिडी देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बिजली के प्रावधान को और बढ़ाने के लिए 30,000 रुपए का टॉप अप उसमें दिया है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता अध्यक्ष जी। कल के प्रश्नकाल में भी बार बार बातें हुई दिल्ली की अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज के साथ।
हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हर बार चुनाव से 2 साल पहले 4000 करोड़ रुपए दे रहे हैं दिल्ली की अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में सड़कें बनाने के लिए। कहीं पर भी माननीय अध्यक्ष जी पिछली सरकार सीरियस नहीं थी। 22-23 में 13,000 करोड़ 1,30,000, उसमें से 1,07,000 खर्चा किया। 1,02,01 में से 59,000 खर्चा किया। 24-25 में 90,200 में से 70,095 करोड़ ही अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज के सर्विसेज, डेवलपिंग सर्विसेज टू अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, ना तो कूड़े पर यह सरकार दिल्ली की सुविधाओं के लिए काम करने में सफल रही, ना ही दिल्ली की सुरक्षा के लिए। 15,000 होमगार्डों के बारे में अभी जिक्र हुआ, हम भर्ती करने वाले हैं। 14,87,000 पेंडिंग केसों के साथ साथ दिल्ली की सुरक्षा के लिए लामपुर के डिटेंशन सेंटर को, और सबसे बड़ी बात, दिल्ली का रिसोर्स दिल्ली के नागरिकों के लिए है। दिल्ली का रिसोर्स दिल्ली में आकर इन्फिल्ट्रेशन करके अवैध रूप से रहने वाले लोगों के लिए नहीं है। दिल्ली के घुसपैठियों की इस प्रवासी समस्या के लिए लामपुर डिटेंशन सेंटर को सरकार अपने पास लेगी और दिल्ली में किसी भी अवैध प्रवासी को रहने नहीं देंगे। और साथ साथ जिन लोगों ने पिछले 10 साल में ओवरग्राउंड सपोर्ट दी है, उन्हें आधार कार्ड बनाने के लिए, राशन कार्ड बनाने के लिए, एग्रीमेंट बना के मकान किराए पे लेने के लिए एक घुसपैठिया रह जाएगा तो कोई बात नहीं, मगर उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चीज का प्रावधान हम अपने आप करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, केजरीवाल जी का ईमानदारी का ढांचा और सिसोदिया जी की क्रांतिकारी जेल में सिमटी है, और नेता प्रतिपक्ष जी के विश्व स्तरीय वादे हवा हो चुके हैं। आज ये दिल्ली का बजट दिल्ली को लंदन, वेनिस बनाने के लिए नहीं है। आज हम दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने के लिए बजट नहीं लाए हैं। हम दिल्ली को वही दिल्ली बनाने के लिए लाए हैं जिसको दिल वालों की दिल्ली कहा जाता था। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री दीदी रेखा का बजट दिल्ली को वो दिल्ली बनाना चाहता है जिसमें तलविंदर जी आप, जिसमें सतीश जी आप, अध्यक्ष जी मैं आदर से कहता हूं, आप अपने बचपन में नल को खोल के ओक से पानी पीते थे। मैं अपने बच्चों को और यहाँ के बच्चों को सीधा वो ओक से पानी पिलाने के लिए ये बजट लेके आए हैं। वेनिस और पेरिस नहीं, इस दिल्ली को दिल वालों की दिल्ली बनाने का बजट लेके आए हैं। मैं पुनः एक बार, पहली बार में 31% वृद्धि के साथ जब हमारे खजाने खाली करके गए हो, जब हमारे पास कुछ छोड़ कर ना गए हो, निराशाजनक वातावरण हो, सड़कें टूटी हो, लोगों की अपेक्षा कोई सुविधा की नहीं, केवल साफ पानी और केवल सीवर की समस्या से निजात पाने की हो, ऐसे में अपने रिसोर्सेज के साथ केंद्र सरकार से समन्वय करते हुए उसमें 31% की वृद्धि करके 1 लाख करोड़ का बजट लाने के लिए मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री दीदी रेखा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कोटि धन्यवाद देता हूं। और हम सब मिलकर दिल्ली को दिल वालों की दिल्ली बनाने के लिए इस बजट के क्रियान्वयन में दिन रात लगेंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुश्री आतिशी सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मुझे लगता है सब लोग ही घर जाने की थोड़ी जल्दी में हैं, तो इसलिए मैं छोटा ही भाषण दूंगी। सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को बधाई देना चाहूँगी। वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री होने के नाते जो आपने बजट पेश किया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं पिछले कई दिन से आपको एक और मुद्दे पे भी बधाई देना चाह रही थी, उसका मौका नहीं मिला। एक गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो बयान दिया कुछ दिन पहले कि रमज़ान में राम और दिवाली में अली है, गंगा जमुना तहजीब की सच्ची बेटी होने का
जो प्रमाण आपने दिल्ली वालों के सामने रखा है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जो बजट अभी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा में रखा, उसको देख के ये समझ में आता है कि अक्सर मजाक में पार्टी को भारतीय जुमला पार्टी क्यों कहा जाता है। पहले तो बड़े बड़े जुमले मोदी जी करते थे कि 15 लाख लेके आएंगे, फिर थोड़े छोटे जुमले करने लगे कि दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये देंगे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नई शुरुआत करी। सिर्फ वादों में जुमले नहीं किए, उस पर तो मैं आई जाऊंगी बाद में। इस बार पैसा कहां से आएगा बजट में, उस पर जुमलों की ऐतिहासिक शुरुआत दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। टैक्स कहां से आएगा, राजस्व कहां से आएगा, उस पर झूठ झूठ और केवल झूठ। जब बजट से पिछले दिन इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट नहीं हुआ तो मैं भी सोच रही थी कि आखिर क्यों नहीं हुआ, इसका क्या कारण था। यह आपकी बात सही है आशीष जी कि उसमें संविधान में नहीं लिखा कि आपको इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करना है, लेकिन 1951 से बजट में इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत हो गई। 1964 से उसको अलग डॉक्यूमेंट बना के 51 से 64 तक वो बजट का हिस्सा होता था। 64 के बाद से उसको बजट से पिछले दिन प्रस्तुत किया जाता था। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो इकोनॉमी के ट्रेंड्स बताता है कि रियल एस्टेट सेक्टर कैसे बढ़ेगा, सर्विस सेक्टर कैसे बढ़ेगा, व्यापार कैसे बढ़ेगा। उसी के आधार पे एक जीडीपी ग्रोथ के प्रोजेक्शंस होते हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इकोनॉमिक सर्वे जो निर्मला सीतारमण जी ने रखा वो जीडीपी ग्रोथ के 6.5% के प्रोजेक्शंस बता रहा है, और उसी के आधार पे कितना टैक्स आने वाले सालों में आएगा उस इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोजेक्शंस के आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो जब इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया तो मैं सोच रही थी उस दिन के क्यों नहीं आया, पर जिस दिन बजट के आंकड़े देखे कि कितना प्रोजेक्टेड टैक्स रेवेन्यू है 68,700 करोड़ का, तो मुझे समझ में आ गया कि इकोनॉमिक सर्वे इसलिए नहीं आया। इकोनॉमिक सर्वे आ गया होता तो ये कितना निराधार आंकड़ा है ये दिल्ली के सामने और पूरे देश के सामने आ जाता। जब प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ पूरे देश का 6.5% है, ये कुछ नए ही प्रकार की इकोनॉमिक्स है कि आपका टैक्स 20% से ज्यादा रेट पे बढ़ जाएगा। तो ये नई प्रकार की अर्थव्यवस्था का गठन हो रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी बता दूं, आपने भाषण तो बहुत दिए 1 लाख करोड़ के, लेकिन देखिए विधायक आप भी हैं, हम भी हैं, हमें अपने इलाके में काम कराने होंगे। 1 लाख करोड़ रुपए आने वाले नहीं है, उसकी उम्मीद मत करिएगा। तो मैं आपको मैं कैलकुलेशन करके बताती हूँ, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। 1 साल के बाद उसका हिसाब किताब हो जाएगा। इनफैक्ट आप अध्यक्ष जी सतीश महाना जी आए हुए थे, माननीय स्पीकर साहब आए हुए थे, तो उनसे भी किसी मीडिया वाले ने पूछा कि अध्यक्ष जी क्या इकोनॉमिक सर्वे के बिना बजट प्रेजेंट करना चाहिए, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत अचंभे वाली बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। पर नॉनदलेस अब आगे बढ़ते हैं। अब नहीं कोई बात नहीं, उनको बोलने दीजिए विपक्ष को, नहीं तो ये कहेंगे हमें। ये मैं अब जैसे एक बजट का अनुमान आपने रखा कि रेवेन्यू एस्टिमेट्स क्या होंगे, मैं भी अपना एक रेवेन्यू एस्टिमेट आपके सामने रख देती हूँ कि मेरा अनुमान है कि जो आपने आंकड़े दिखाए हैं उसमें कम से कम 5,000 करोड़ कम तो आपका टैक्स कलेक्शन होगा। तो आपका बजट 1 लाख करोड़ से 95,000 करोड़ पे आएगा। दूसरी बात, स्मॉल सेविंग्स लोन। अब ये मैं आपको बता दूं, हो सकता है कई हमारे विधायक साथी नए भी हैं, पहली बार भी विधायक बने हैं। दिल्ली आपके बगल में वो पहली बार बने हैं ना, तो दिल्ली की अपनी सॉवरेन गारंटी नहीं होती है, तो दिल्ली लोन नहीं ले सकती है जैसे बाकी सारे राज्य लोन लेते हैं। दिल्ली सिर्फ एक लोन ले सकती है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से। उसका आधार क्या होता है कि जैसे जो पोस्ट ऑफिस में पैसा डालता है, पीपीएफ में पैसा डालते हैं, जितना पैसा दिल्ली के लोगों ने उस स्मॉल सेविंग्स में डाला होता है उतना लोन दिल्ली की सरकार स्मॉल एनएसएसएफ लोन, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से ले सकती है। अब आपने 50% या 100%, दोनों ही हो सकता है, तो आपने उसका आंकड़ा दिखाया है कि
15,000 करोड़ हम नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से लेंगे। तो अगर आप कह रहे हैं कि 50% ले सकते हैं, तो 30,000 करोड़ कम से कम नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में होने चाहिए। लेकिन अगर आप ये राज्यसभा में पंकज चौधरी जी, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं, 2023 तक के आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए थे साल भर पहले राज्यसभा में, तो उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था कि स्मॉल सेविंग्स में जो पैसा जा रहा है वो लगातार घटता जा रहा है। दिल्ली में तो बहुत ही स्पीड से घट रहा है। दिल्ली में ये स्मॉल सेविंग्स फंड तकरीबन 10,000 करोड़ का होता था, 2020-21 तक 8,000 करोड़ पहुंच गया, 2023 के अंत तक ये मात्र 5,000 करोड़ रह गया। तो आप तकरीबन 2,500 करोड़ का, या हो सकता है 3,000 बहुत हो गया तो 5,000 करोड़ का आप लोन ले सकते हैं। 15,000 करोड़ के लोन का आंकड़ा बिल्कुल फर्जी है। तो आपका बजट 95,000 करोड़ से 85,000 करोड़ पे आ गया। फिर कहा जी कि हम समन्वय से काम करेंगे, केंद्र सरकार पैसा देगी। मैंने सोचा बहुत अच्छी बात है, हो सकता है हमसे तो नहीं बनती थी तो हमें नहीं देते थे। इनफैक्ट हमें तो जो 951 करोड़ कागज़ पे भी मिलते थे वो भी पिछले 2 साल से आए नहीं थे। कागज़ पे आए थे पर हमारे पास आए नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलिए बहुत अच्छी बात है, हो सकता है कि जिस तरह से मोदी जी अपनी सरकार को बचाने के लिए बिहार की सरकार को में नीतीश जी को पैसा दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश की सरकार में चंद्रबाबू नायडू जी को पैसा दे रहे हैं, हो सकता है कि दिल्ली में अब उनकी पार्टी की सरकार बनी है, दिल्ली में भी देंगे। तो मैंने आंकड़े निकाले, मैंने कल से मैंने सोचा अपने बजट के अलावा केंद्र सरकार का भी बजट निकाल के देखा जाए कि आखिरकार कितना पैसा कौन से हेड में दिया जा रहा है। तो बिहार के पैसे तो मिल गए कि 1,43,000 करोड़ बिहार को दिए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के भी पैसे मिल गए कि तकरीबन 60,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को दिए जा रहे हैं। पर दिल्ली के पैसे मिल ही नहीं रहे थे कि कहाँ गए ये 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ जो आएंगे। तो हमने सोचा कि एक बार ही देख लेते हैं कि ये पैसे कहाँ हैं जो केंद्र सरकार से आने थे। तो आपके बजट, दिल्ली सरकार के बजट डॉक्यूमेंट में लिखा था कि 2 हेड्स में पैसे आएंगे। ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 1,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार इस फंड से देगा दिल्ली की सड़कों के लिए। तो हमने उसके भी कागजात निकाले कि कितने पैसे आएंगे। अब मजे की बात यह है कि केंद्र सरकार के बजट के डिमांड नंबर 86 में